नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुमार्स क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 7th का चैप्टर 3 हमारी बदलती पृथ्वी। कल हमने पृथ्वी के बारे में समझा था, पृथ्वी के अंदर कितनी लेयर्स हैं और कौन कौन सी लेयर्स के अंदर कौन कौन सी खनिज पाई जाती हैं, उस लेयर्स में और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि कैसी हमारी पृथ्वी बदल रही है, इसमें कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं। उसके पहले हम समझते हैं कि स्थल मंडल क्या होता है। जो स्थल मंडल है हमारा, वो अनेक प्लेटों में विभाजित है। प्लेट हम समझ सकते हैं कि कई टुकड़े होते हैं पृथ्वी के अंदर, ऐसे कुछ छोटे कुछ बड़े, इन्हीं को कहा जाता है स्थल मंडलीय प्लेट। ठीक है, और ये प्लेट क्या होती है, ये हमेशा कैसे धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। जैसे हमारी पृथ्वी घूमती रहती हैं, ये प्लेट भी हमारी पृथ्वी के अंदर क्या होती हैं, घूमती रहती हैं। ये इतनी धीमी गति से घूमती हैं कि प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर ही लगभग ये घूम पाती हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के अंदर क्या है कि बहुत सारा मैग्मा जो ज्वालामुखी के थ्रू निकलता है, ये मैग्मा होता है। और ये गति जो होती है पृथ्वी के अंदर ये प्लेटों की, ये इन्हीं मैग्मा के कारण ही ये गति होती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा ही एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जिससे कि ये प्लेटें घूमती रहती हैं। ठीक, अब क्या है कि प्लेट की जो गति है इसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी की सतह में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। जैसे ही ये प्लेट गति करती रहेगी, पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है, भूपर्पटी वाला भाग, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन होते कैसे हैं? ठीक, और इन परिवर्तन ये परिवर्तन जो होते हैं ये किस कारण से होते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं कि पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिसके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जब पृथ्वी जो हमारी गति कर रही है वो किस बल के कारण गति कर रही है, हम इन्हीं के आधार पर पृथ्वी की गति को समझते हैं। तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगता है, जो पृथ्वी के अंदर जो बल लग रहा है, उन्हें क्या कहा जाता है? अंतर्जनित बल, या इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? एंडोजेनिक फोर्स। ठीक, और जो बल पृथ्वी की सतह मतलब पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न हो रहा है, लग रहा है, उसे क्या कहते हैं? बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स, इन्हीं को कहा जाता है। तो मतलब पृथ्वी की गति के कारण कितने प्रकार के बल लगे हैं पृथ्वी पर, कितने प्रकार के बल के कारण पृथ्वी पर गति हो रही है। एक बल हो गया अंतर्जनित बल, जिसको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और दूसरा बल हो गया बहिर्जनिक बल, जिसे एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, और अंतर्जनित बल क्या होता है? ये कभी कभी अचानक आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, और कभी कभी ये क्या होते हैं, ये बहुत धीमी गति करते हैं। तो इन्हीं के कारण क्या होता है कि भूकंप और ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। जब अचानक ही ये बल गति करने लगते हैं तो उसके कारण क्या होता है? भूकंप और ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। अब ये पूरा फ्लो चार्ट हम देखते हैं, इसी चार्ट में ही पूरा का पूरा चैप्टर ये समझाया गया है। इतने में ही पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। हमने देखा कि भूमंडलीय प्लेटें किसे कहते हैं? भूपर्पटी के अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी, जो कि कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप और महासागर की क्या है? सतह टिकी हुई है। अब देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ। हमने देखा पृथ्वी की गति किन दो बलों के कारण हो रही है, एक अंतर्जनित बल हो गया और एक बहिर्जनित बल हो गया। ठीक है, अब अंतर्जनित बल भी दो कारणों से लगता है, एक आकस्मिक लगता है अचानक, एक पटल विरूपण बल लगता है जो कि धीरे धीरे लगता रहता है। ठीक है, और अपरदन बहिर्जनिक बल के कारण क्या होता है कि अपरदन और निक्षेपण की क्रियाएं होती हैं। अपरदन और निक्षेपण की क्रियाएं हमने कल पढ़ा था कि अपरदन और निक्षेपण होता क्या है, इनमें कौन कौन, इन क्रियाओं के कारण क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये उन्हीं के बारे में अभी हम पढ़ते हैं पूरा, कि जब अपरदन और निक्षेपण की क्रियाएं होती हैं तो ये नदी के बहाव, पवन, समुद्री तरंगे और हिमनद, ये सारी चीज़ें अपरदन और निक्षेपण को किस तरीके से प्रभावित करती हैं, उन्हीं के बारे में दिखाया गया है। आकस्मिक बल के बारे में अभी हमने पढ़ा कि जैसे भूकंप और ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं जो होती हैं, ये सारी क्या होती हैं? ये आकस्मिक बल के ही कारण होती हैं, अचानक से लगने वाला बल, और भूस्खलन भी इसी में आता है। पटल विरूपण बल हमारा क्या होता है? ये पृथ्वी के भागों पर धीरे धीरे दो प्लेटों के बीच लगता रहता है। जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारे हिमालय का निर्माण है वो किस बल के कारण हुआ है? ये पटल विरूपण बल के कारण हुआ है। इसका मतलब कि हम हिमालय एक दिन की उत्पत्ति नहीं है, इसमें कई लाखों हजारों साल
तक ये बल लगा, उसके बाद जाकर हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। और आकस्मिक बल जो अचानक लेते हैं, जैसे कि भूकंप अचानक हो गया, ज्वालामुखी का उद्गार अचानक होता है, भूस्खलन किसी स्थान पर अचानक होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आकस्मिक बल। अब हम देखते हैं कि ज्वालामुखी कैसे कार्य करता है, ज्वालामुखी में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो जो ज्वालामुखी होता है ये भूपर्पटी पर एक ऐसा खुला छिद्र होता है। जब हम इसको देखेंगे तो इसी को हम कहते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, यहीं से क्या होता है कि पिघला हुआ पदार्थ अचानक निकलता है, और इसी को क्या कहा जाता है, जो पिघला हुआ पदार्थ होता है इन्हीं को क्या कहा जाता है, मैग्मा। ये जहाँ पर उपस्थित होता है मैग्मा, इसी को क्या कहा जाता है, मैग्मा कोष्ठ। सारा मैग्मा जहाँ पृथ्वी के अंदर उपस्थित होता है उस भाग को क्या कहा जाता है, मैग्मा कोष्ठ। और ये मैग्मा कोष्ठ पृथ्वी के किस लेयर्स में, किस परत में उपस्थित होता है, तो ये होता है मेंटल। ठीक है, हमने कल पढ़ा था पृथ्वी के 3 भाग होते हैं, एक भूपर्पटी या पर्पटी जिसे कहते हैं, एक मेंटल हो गया, और एक कोर या क्रस्ट कोर जिसको कहा जाता है। ठीक, अब मेंटल के ऊपर वाला भाग हो गया भूपर्पटी, जिसे के ऊपर ये लावा का निर्माण होता है। ठीक है, अब जहाँ से ये मैग्मा निकलता है, जहाँ से, उस भाग को क्या कहा जाएगा, क्रेटर। या जो मैग्मा निकलता है इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लावा। ठीक, या मैग्मा इंग्लिश में कहते हैं। जहाँ से ये निकलेगा, निकलने वाले इस छिद्र को क्या कहा जाता है, निकास या वेंट कहा जाता है। ठीक है, और जो सबसे ऊपर का भाग होता है, यहाँ से निकलने वाले भाग को क्या कहते हैं, यहाँ से जो निकलेगा वो गैस और राख निकलेगी। ठीक, जब मैग्मा इस तरीके से कहीं से भी निकल सकता है, जहाँ से उसको जगह मिल जाएगी वहीं से वो निकलने लगेगा। अब जो हमने 2 बल को पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। जो एंडोजेनिक, जिसे अंतः कहते हैं, एंडोजेनिक, जेनिक का मतलब क्या होता है कि उत्पत्ति, और एंडो का मतलब अंतः। ठीक, और एक्सो का मतलब बाह्य, मतलब अंतः उत्पत्ति और बाह्य उत्पत्ति, इसी को क्या कहा जाता है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। मतलब आंतरिक बल के कारण उत्पन्न होने वाली क्रियाएं और बाह्य बल के कारण उत्पन्न होने वाले क्रियाएं। ठीक, अब इसके अलावा क्या होता है कि स्थल मंडलीय प्लेटें जो होती हैं वो गति करने पर पृथ्वी की सतह पर क्या करती हैं, कभी कभी पृथ्वी की सतह पर कंपन शुरू होता है। जब प्लेटें आपस में एक दूसरे पर टकराती हैं, लड़ती हैं, या गति करते हुए एक दूसरे से घर्षण करती हैं, तो क्या होता है कि कंपन उत्पन्न होता है। यही कंपन जो होता है ये पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। जैसे ही प्लेट गति करती हैं, ये कंपन भी उसी तरीके से पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, और इसी कंपन को फिर हम क्या कहते हैं, इसी कंपन को भूकंप कहते हैं। ये हो गई, ये हमारी पृथ्वी का भूपर्पटी का पार्ट हो गया। अगर हम देखें तो ये हमारी पृथ्वी का भाग हो गया, और जहाँ से मान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर इस जगह पर घर्षण हुआ, इस जगह पर कुछ पृथ्वी की गति हुई, और इस जगह पर भूकंप उत्पन्न हुआ, तो इस केंद्र को क्या कहेंगे, जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ, इसी को कहा जाएगा उद्गम केंद्र। ये पृथ्वी के अंदर होता है उद्गम केंद्र। और उद्गम केंद्र से जब हम ऊपर की ओर सीधे आएंगे तो पृथ्वी के जिस भाग पर, भूपर्पटी पर जिस भाग पर सबसे ज़्यादा निकटतम स्थान जो होगा उसी को क्या कहे जाएंगे, अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक, इस भाग को हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, जो पृथ्वी की भूपर्पटी पर उद्गम केंद्र के सबसे निकटतम स्थान होगा। ठीक, अब ये क्या होता है कि अधिकेंद्र से जो कंपन होता है वो तरंगे धीरे धीरे अधिकेंद्र से आगे की ओर बढ़ती हैं। जैसे ही तरंगे आगे की ओर बढ़ेंगी तो इनका भूकंपी तरंग सभी दिशाओं में गति करती हैं। ठीक है, सभी दिशाओं में गति करते हुए बाहर की ओर निकलती हैं। जब जैसे ही गति सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलेंगी तो क्या होगा कि जो भूकंप का जो अधिकेंद्र है उसके पास सबसे ज़्यादा क्षति होगी, और उसके दूर सबसे कम क्षति होगी, क्योंकि ये तरंगे जो होती हैं ये जितनी पास होंगी उतनी ज़्यादा क्षति करेंगे, जितनी दूर होंगी अधिकेंद्र से उतना कम क्षति करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से भूकंप की गति होती है। और भूकंप तरंगे जो उत्पन्न होती हैं, जैसे ये तरंगे हैं ये उत्पन्न होती हैं, तो तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो हम 3 प्रकार की तरंगे पढ़ सकते हैं। एक पी तरंगे होती हैं, ठीक है, जिन्हें प्राइमरी वेव्स कहा जाता है या फिर अनुदैर्ध्य तरंगे, और एक एस तरंगे होते हैं जिन्हें अनुप्रस्थ तरंगे या सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। एल तरंगे होते हैं जिन्हें पृष्ठीय तरंगे, ठीक, या सरफेस वेव्स भी कहा जाता है। अब इनके गुण धर्म के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्या होता है आगे के भागों में। आज बस इतना समझते हैं भूकंप कैसे आता है, ठीक, और भूकंप की गति के कारण
सबसे ज़्यादा क्षति कहाँ होगी, सबसे कम क्षति कहाँ होगी? भूकंप जिस केंद्र से उठता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं, उसके ऊपर के केंद्र को, जो सबसे निकटतम बिंदु होगा उसी को अधिक केंद्र कहते हैं। अब ये एक भूकंप के बारे में दिखाया गया है कि भूकंप की भविष्यवाणी तो संभव नहीं है, लेकिन हम कुछ चीज़ों से, कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे कि जानवरों का व्यवहार बदल जाता है जब भूकंप होने वाला होता है। तो कहा जाता है कि जानवरों को इन तरंगों का सबसे पहले पता चलता है। तालाब की मछलियों की उत्तेजना बढ़ जाती है, सांप जो होते हैं वो धरातल पर आने लगते हैं। ठीक, भुज में भूकंप आया था, ठीक है, गुजरात के भुज में भूकंप आया था, जिसकी तबाही के बारे में ये दिया गया है। 2001 में ये भूकंप आया था, 26 जनवरी 2001 में। बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई थी भूकंप के से भुज शहर में, ठीक है। और भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता का भीषण भूकंप था। अब ये तीव्रता जो होती है ये भूकंप को मापने का एक मापन हो जाता है, ठीक। भूकंप को हम मापते किससे हैं? एक यंत्र के द्वारा मापते हैं, जिसे क्या कहा जाता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ दिया भी गया है कि क्या कहते हैं, भूकंप को जिस यंत्र से मापा जाता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप लेखी कहते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि भूकंप जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षति करता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है क्षति कम होती जाती है। लेकिन इसको मापने का एक तरीका है कि भूकंप की तीव्रता, मतलब कितनी तेज गति से वो भूकंप आया है, ये किस पे मापी जाती है? भूकंप लेखी के द्वारा रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, ठीक है। और जिस भूकंप की तीव्रता 2 या उससे कम होती है उसका प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक है। और उसकी तीव्रता अगर 5 होती है तो वह वस्तुओं को गिराना या क्षति कर सकता है। और जिसकी तीव्रता 6 से अधिक होती है उसे बहुत ही शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता लगभग 7 से अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। इसी तरीके से भूकंप की तीव्रता जितनी बढ़ती जाएगी उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो अभी हम देख रहे थे कि भुज का भूकंप कितना था, इसकी तीव्रता कितनी थी? 6.9, मतलब ये बहुत ही शक्तिशाली किस्म का भूकंप आया था, जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। स्कूल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ठीक है। निराशाजनक वहाँ पर राहत सामग्री वगैरह भी इस तरीके से नहीं पहुँच पाई थी। भुज में तबाही बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक। शहर में आग लग गया था। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी, और मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील की गई थी। गुजरात सरकार ने संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी, ठीक। इसके अलावा भूकंप से बचाव की हमें तैयारी भी कर लेनी चाहिए। ये दिया गया है भूकंप लेखी किस तरीके से होता है, ये इस तरीके से रिएक्टर स्केल्स पे मापा जाता है, ठीक। अब इसके दौरान हम बचाव कैसे कर सकते हैं? हम एक सुरक्षित स्थान का चयन कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी मजबूत या ठोस कुछ भी हो, जैसे मेज के नीचे या दीवार के अंदरूनी कोने, या रसोई का जो काउंटर होता है वो बहुत ही ठोस होता है, उसके कोनों में हम जाके नीचे बैठ सकते हैं। और इन चीज़ों से हम दूर रहना चाहिए भूकंप के समय। आग लगने वाला स्थान, चिमनी के आसपास, और टूट सकने वाली जो खिड़कियाँ या शीशे या तस्वीर फ्रेम आदि, इन सब चीज़ों से हमें दूर होना चाहिए, ठीक। खुद को पहले से तैयार रखना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना चाहिए कि भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए। अब हम देखते हैं स्थलाकृतियाँ। मुख्य स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, कैसे इन स्थलाकृतियाँ किस तरीके से प्रभावित करती हैं हमारी बदलती पृथ्वी को। तो अपक्षय और अपरदन के बारे में हमने कल पढ़ा था, ठीक है। ये 2 प्रक्रम जो होते हैं, ये दृश्य भूमि, ये लगातार विघटित होते रहते हैं, ठीक है। लगातार विघटित ये क्रिया हमेशा ही चलती रहती है, ठीक। हमने कल पढ़ा था कि जब पृथ्वी की सतह पर शैल जब टूटते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? वो क्रिया किसकी होती है? अपक्षय की क्रिया। ताप और दाब के कारण क्या होता है, कभी कभी ये जो हमारे शैल होते हैं, शैल कैसे बनते हैं? ये मैग्मा से बनते हैं। इसके बारे में कल हमने पूरा 2nd चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। आप वो चैप्टर फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए अच्छे से सारी चीज़ें, ठीक। तो शैल जब टूटते हैं ताप और दाब के कारण, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को अपक्षय की क्रिया कहा जाती है। और जब जल, पवन और हिम जैसे आदि कारकों से जब ये घटक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? अपरदन की क्रिया कहते हैं, ठीक है। वायु, जल और आदि ये क्या करते हैं? ये अपरदित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, और इसी से क्या होता है कि ये पदार्थ एक से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं? निक्षेपित होते रहते हैं। मतलब एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जब रहते हैं, गिरते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? निक्षेपण की क्रिया कहते हैं। निक्षेपित होते रहते हैं, ठीक है।
अपरदन और निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं आइए देखते हैं। नदी के कार्य सबसे पहले देखते हैं कि नदी के कार्य कैसे हैं। ठीक, जब जल, जो नदी का जल है, ये जब भूमि का अपरदन होता है इसमें, तो नदी क्या होती है कि किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जलप्रपात। जब अचानक जल इस तरीके से समतल से किसी गहरी घाट या ठोस पर गिरती है तो इसी को क्या कहा जाता है, जलप्रपात। जैसे कि एक जलप्रपात दिखाया गया है, ये सारी चट्टानें ये पूरी क्या हैं, ये कठोर शैल हैं। ठीक है, जल की शक्ति द्वारा ये कट गई हैं। अब हम यहाँ एक फैक्ट दिया हुआ है कि विश्व में बहुत जलप्रपात हैं, छोटे बड़े कई सारे जलप्रपात दिए गए हैं, लेकिन जो नियाग्रा जलप्रपात हैं, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में एंजल प्रपात है, और अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। ऐसे बहुत सारे जलप्रपात जो अचानक पृथ्वी पर ठोस से गिरते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि नदियाँ किस तरीके से कौन कौन से बनाती हैं, कारक नदियों के द्वारा क्या क्या चीज़ों का निर्माण होता है। एक तो हो गया चाप झील, ठीक, विसर्प बनाती हैं नदियाँ। ये बनती कैसे हैं, इन्हीं को देखते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जलप्रपात बनाने के बाद जब वो नीचे उतरती है या मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, तो वो कैसी होती हैं, वो मोड़दार मार्ग पर चलती हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मोड़दार मार्ग पर चलती हैं, और इन्हीं मोड़ों को क्या कहा जाता है, ये विसर्प कहलाते हैं। ठीक, विसर्प कहलाते हैं, और इन विसर्पों के किनारे पर लगातार क्या होता रहता है, अपरदन और निक्षेपण लगातार होता रहता है इन्हीं किनारों पर। कभी ये नदी इधर ज़्यादा हो जाएगी, कभी इधर ज़्यादा हो जाएगी, तो कभी इधर से कुछ काट के ले जाएगी या इधर से काट के ले जाएगी। इन्हीं क्रिया को क्या कहते हैं, अपक्षय और अपरदन और निक्षेपण शुरू होता रहता है। अब ये जो विसर्प लूप हैं के सिरे जब निकट आते हैं, तो समय के साथ विसर्प लूप क्या होता है, नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बना लेते हैं। जैसे कि क्या हो गया कि कभी ये झील ऐसे आते हुए यहाँ तक आई और फिर यहाँ से कट के चली गई, लेकिन बाद के समय में फिर क्या हुआ कि यही झील ऐसे आई, यहाँ के बजाय यहाँ से ऐसे काट के लेके चली गई, फिर जब नेक्स्ट टाइम आएगी तो ये ऐसे ही चली गई, तो यहाँ का जो ये सेक्शन है ये बच जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, बाद में कुछ समय बाद ये झील या चाप झील का आकार ले लेती हैं। ठीक है, और कभी कभी नदी क्या होती है, अपने तट से बाहर बहने लगती हैं। ठीक है, जैसे कि इनका ये तट है और इन तट से ये कभी कभी नदियाँ इनके बाहर बहने लगती हैं, तभी क्या होता है, तभी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक, बाढ़ के कारण ही क्या होता है कि नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में जो होती है, बाढ़ के कारण निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या महीन मिट्टी और अन्य पदार्थ रुक जाते हैं, निक्षेपित होते हैं, और ऐसे में मिट्टी, और जो ऐसी मिट्टी और पदार्थ जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, अवसाद कहा जाता है। ठीक है, इसे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान भी कहते हैं। ठीक, जैसे ही वो मिट्टी जब निक्षेपित होकर नदी जब अपने मूल रूप में आएगी, तो इस प्रकार के मिट्टी या उपजाऊ बाढ़कृत मैदान को क्या कहेंगे, अवसाद कहेंगे, या समतल है तो बाढ़कृत मैदान। ठीक, नदी के उत्थित तटों को क्या कहा जाता है, तटबंध। जहाँ से ये नदी इन तटों के ऊपर जब नहीं जा पाती तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, ये तटबंध कहते हैं, जो नदी को बाढ़ की स्थिति में आने से रोकते हैं। ठीक है, समुद्र तक पहुंचते हुए नदी का प्रवाह क्या होता है, ये धीमा हो जाता है, और नदी क्या होती है, अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। इस इमेज को अगर हम देखेंगे तो नदी क्या होती है कि मुख्य नदी आई, लेकिन समुद्र तक जाने से पहले इनमें बहुत सारी धाराएं निकल गई, और इन्हीं धाराओं को क्या कहा जाता है, वितरिका कहा जाता है। इन धाराओं के बीच में भी कुछ ऐसे बाढ़ वाले मैदान या मैदान बन जाते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, ये डेल्टा कहा जाता है, और डेल्टा या मुहाना। ठीक, और समुद्री तरंगे, अब हम देखते हैं समुद्री तरंगे किस प्रकार का बल, इन समुद्री तरंगों के कारण क्या स्थिति उत्पन्न होती है। जो समुद्री तरंगे होती हैं ये भी अपरदन और निक्षेपण का कार्य करती हैं, और ये तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। तटीय स्थलाकृतियाँ कैसे बनाती हैं, जैसे कि एक समुद्री गुफा। ये समुद्री गुफा क्या होता है कि समुद्र की लहरें आती हैं अचानक, जब यहाँ पर टकराएंगी और फिर वापस चली जाती हैं, तो ऐसे ही यही क्रिया जब होती रहेगी बार बार, तो इससे क्या होता है कि एक स्थान पर समुद्री गुफा का निर्माण होता है। और जब यही समुद्री गुफा, समुद्री तरंगे आकर जब एक बार ऐसे
एक पत्थर के एक इस पार से उस पार तक छिद्र कर देंगी तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, तटीय मेहराब कहा जाता है। गुफाओं के बढ़ जाने के कारण इनके छत सिर्फ बचती हैं और नीचे क्या होता है, ये ऐसा गुफा बनते बनते ये धीरे धीरे पूरा छिद्र कर देंगे तो इन्हीं को क्या कहा जाएगा, तटीय मेहराब कहा जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये छत जो है ये पूरी तरीके से टूट जाती है, तब इस वक्त पर क्या होता है, स्टैक का निर्माण होता है जो इस पूरे पत्थर को दो भागों में बांटेगा। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, स्टैक कहा जाता है। अब समुद्री जो ऊंची शैलें होती हैं तटों को, इनको क्या कहा जाता है, समुद्री भृंगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती हैं और समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। ठीक, समुद्र के किनारे जो भी अवसाद जमा होते हैं उनको क्या कहा जाता है, समुद्री पुलिन कहा जाता है। इसके बाद क्या है कि हिमनद किस तरीके से कार्य करता है। हिमनद क्या होता है कि हमने पढ़ा था, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जो जमी होती है ये बर्फ़ की ही नदियाँ होती हैं जो चलती हुई अवस्था में होती हैं और ये अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं। ठीक, गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को से भूदृश्य का ये अपरदन करती हैं और हिमनद क्या होती हैं, गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो गर्तों में जो जल भर जाता है और वो कैसा हो जाता है, फिर वो जल भरने के बाद वो झील का आकार ले लेते हैं, झील का निर्माण करते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल और रेत, तलछट, मिट्टी, ये सारी चीज़ें हिमनद भी निक्षेपित करती हैं और ये हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती हैं। ये जैसे नदियाँ काम करती हैं ठीक उन्हीं तरीके से, बस ये हिम के आकार में होती हैं। ठीक है, लास्ट जो है हमारा ये पवन किस तरीके से कार्य करता है। हमने रेगिस्तान देखा है। ठीक है, रेगिस्तान में बहुत से क्या होते हैं कि ऐसे इस तरीके से कहीं कहीं ढाल होता है, कहीं कहीं ऊंचाई होती है। तो रेगिस्तान में जो कारक होता है पवन, अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है। कारक जो है सबसे प्रमुख कारक कौन सा है, पवन, अपर्दन और निक्षेपण का। ठीक, रेगिस्तान में हम छत्रक के आकार के शैल देखते हैं। छत्रक के आकार के शैल जिन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है, छत्रक शैल कहा जाता है। पवन शैली के जो ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैलों के आधार कैसे होते हैं, संकीर्ण, एवं शीर्ष कैसे होते हैं, विस्तृत। जब हम यहाँ पे देखेंगे तो इनके आधार देखिए कैसे हैं, ये संकीर्ण है और इनका ऊपरी भाग कैसा है, ये विस्तृत है। ठीक, पवन चलने पर ही अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं। ठीक है, लेकिन जब पवन रुक जाता है तो रेत वहीं पर गिर जाती है और जहाँ पर गिरती है, एक ही जगह पर आकर गिरती है, तो ये एक पहाड़ी का निर्माण करती है और इन्हीं पहाड़ों को क्या कहा जाता है, बालू टिब्बा कहते हैं। ठीक, ये एक बालू टिब्बे का एग्जाम्पल दिया गया है कि बालू टिब्बा कैसा दिखता है। जब बालू के कण महीन और हल्के होते हैं तो ये वायु इनको ऊपर उठाती है, अत्यधिक दूर ले जाती है और जब ये वायु के कण बहुत विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक, जब बहुत ही ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में इस तरीके से बालू के कण निक्षेपित हो जाएं तो इनको क्या कहा जाता है, लोयस कहा जाता है। तो यहीं पर हमारा पूरा चैप्टर 3 समाप्त होता है। ठीक है, आपने देखा किस तरीके से ये बल कार्य करते हैं और इन बलों के कारण कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, कौन कौन से कारकों का निर्माण होता है। ठीक, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, नदी, बहती नदी, जल, पवन, समुद्री तरंगे, ठीक, हिमनद, इनके द्वारा कौन कौन सी अपर्दन और निक्षेपण क्रियाएं होती हैं, ये सब हमने आज पूरा पढ़ा। यहीं पर हमारा 3rd चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए ठीक, धन्यवाद।